Yes, please check. Check. Hello. 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 Yes, आप सुन पा रहे हैं? हेलो. 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 यस, ऑडिबल है अभी. प्लीज चेक. ओके, थैंक यू. प्रतीक, रामू, अंकित, इनका मैसेज आ गया मुझे. ऑडिबल है अभी. थैंक यू. जस्ट ये मैं इसको लिंक को शेयर कर दूं पहले ग्रुप में. यस. नहीं आ रहा. हेलो. शायद दूसरा होगा. चेक करते हैं एक मिनट. हेलो. यस बेटा, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर शुरू कर रहा हूँ. 1 मिनट लगेगा बस. हेलो. हेलो. यस. ऑडिबल है अभी. गुड आफ्टरनून. ऑडिबल है. इज इट ऑडिबल? ये ओल्ड, ये पुराना पुराना. इट्स नॉट लाइव. शुरू कर रहा हूँ बेटा. एक बार श्योर हो जाए मुझे कि सब लिंक हो गए हैं पुराना, और मैं शेयर कर पाऊँ. ओके, थैंक यू. अभी मैं शुरू कर. यस. यस बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था फंक्शन, और फंक्शन में हमने पैरामीटर्स टाइप करने के लिए 3 मेथड देखी थी. आर्गुमेंट पास करने की 3 मेथड. फर्स्ट मेथड पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड मेथड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, थर्ड मेथड नेम्ड आर्गुमेंट. बड़ी सिंपल सी मेथड है. एक बार जल्दी से रिकैप कर लें, और लास्ट थर्ड वाला पूरा नहीं हुआ था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है बेटा. सामने देखना, एक सिंपल सा फंक्शन की जब आपने फंक्शन डिफाइन किया, यू डिफाइन अ फंक्शन, वेरिएबल्स पास मेंशन किए जाते हैं. दीज आर पैरामीटर. इनका काम क्या होता है? फंक्शन कॉल करते समय जो वैल्यू आप वहां से थ्रो करते हो, उनको कैच करने के लिए बैठे रहते हैं. दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स. तो पोजिशनल आर्गुमेंट जब भी फंक्शन में दिए जाएंगे, ये क्या सिस्टम, इसका क्या रूल है? तो रूल बड़ा सिंपल सा है कि जितने आर्गुमेंट पास किए जाएंगे उतने ही पैरामीटर्स यू हैव टू डिक्लेयर इन फंक्शन हेडर लाइन. ये फंक्शन की डेफिनेशन है पूरी, और फंक्शन की डेफिनेशन की हेडर लाइन इसको बोलते हैं. फर्स्ट लाइन डेफ वाली, इट इज कॉल्ड हेडर लाइन. तो वी आर पासिंग हियर 3 पैरामीटर. शो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये शो फंक्शन जाके इन 3 वैल्यू को प्रिंट कर दे. तो ऐसा ही होने जा रहा है. पोजिशनल आर्गुमेंट यही है कि whenever you call a function by passing value of each parameter in a same sequence as they declared inside function definition.
तो यही है पोजिशनल आर्गुमेंट, और रूल यही है कि जितने पोजिशनल आर्गुमेंट आपने डिक्लेयर किए उन्हीं की उतनी वैल्यूज आपको पास करनी है। 1 स्टोर होगा ए में, 2 स्टोर होगा बी में, 3 स्टोर होगा सी में। तो इस तरीके से 1 2 3 ये तीन वैल्यूज जो है, ये तीन वैल्यूज जाएंगी किसमें, ए बी सी में। ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू होगी 3। क्लियर? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, प्लीज चेक कर लें एक बार। अब नेक्स्ट जो है सेकंड कॉलिंग देखिए, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया बेटा हमने। इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते समय हमने इस बार पास की वैल्यू 3 1 2। रूल वही है, ए को क्या मिलेगा 3, ए में वैल्यू स्टोर होगी 3, बी में वैल्यू क्या पास होगा 1 और सी में वैल्यू पास होगा 2। एंड इस तरीके से आपका आउटपुट में मिलेगा 3 1 2। एबीसी की वैल्यू 3 1 2, एबीसी की वैल्यू 3 1 2। ओके, इसके बाद तीसरा केस भी समझ लीजिए बेटा। पोजिशनल आर्गुमेंट में एक एरर का केस मैंने डाला है। यहां पर शो को कॉल करते समय हमने क्या किया, थर्ड पैरामीटर की वैल्यू दी नहीं, हमने दो ही पैरामीटर पास किए। तो ये बन जाएगा एरर का केस। एरर फाइंडिंग में ध्यान रखिए, यू आर पासिंग अ फंक्शन बाय पासिंग टू पैरामीटर्स ओनली, which we have already declared 3 parameters in its definition and we are passing only 2 argument। हम यहां पर 2 ही आर्गुमेंट दे रहे हैं और वहां फंक्शन में पैरामीटर बैठे हैं 3। तो ये एरर का केस है बेटा, तो ये एरर आ जाएगा, ये नहीं चलेगा। क्लियर? जितने पैरामीटर्स हैं उतने पैरामीटर्स पास करना जरूरी है। हाँ, पर अब इसमें एक एक्सटेंशन, इसका अगली बात जो ध्यान रखिएगा वो केस है डिफॉल्ट का, जो हमने कल देखा था। सपोज इन अ फंक्शन यू वांट टू मेक एनी पैरामीटर एज एन ऑप्शनल पैरामीटर। आप किसी फंक्शन डेफिनेशन में किसी पैरामीटर को ऑप्शनल बनाना चाहते हैं। ऑप्शनल का मतलब ये कि आप कॉल करते समय उसकी वैल्यू दे तो वो दी गई वैल्यू पास्ड वैल्यू यूज करे, और यदि आप वैल्यू न दे तो वो अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का रोल क्या है, ये किसी पैरामीटर को ऑप्शनल बनाता है। हम इस डेफिनेशन शो में वी आर सेटिंग सी एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। हम तीसरा जो सी है इसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मतलब हम इसको ऑप्शनल बना रहे हैं। ऑप्शनल बनने से क्या फर्क आएगा, बड़ा सिंपल सा है, देखना। शो फंक्शन कॉल किया हमने, इस बार शो फंक्शन में 3 पैरामीटर दिए। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहां डिफॉल्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि आप कॉल करते समय 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं। जब when you are calling a function by passing values of all parameter, then this passed value will be used। इसमें फिर चाहे डिफॉल्ट हो या ना हो, आप जो पास्ड वैल्यू दे रहे हैं वही यूज होगी। तो इसका आउटपुट एबीसी की वैल्यू क्या शो होगी, आउटपुट में शो होगा 1 2 3। इसका आउटपुट आएगा 1 2 3। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ने अपना कुछ काम ही नहीं किया। 3 1 2 में भी वही होगा, एबीसी की वैल्यू 3 1 2 शो हो जाएगी। पर अब तीसरा केस जो हमारे लास्ट एग्जांपल में जिसने एरर बनाया था, वो यहां पर क्या काम होगा। नाउ यू आर पासिंग 2 पैरामीटर्स। आप दो यू आर पासिंग वैल्यूज ऑफ 2 पैरामीटर्स। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का जो वैल्यू आपने पास नहीं किया, इस स्थिति में इट विल यूज इट्स दिस डिफॉल्ट वैल्यू 50। मतलब इस केस में इस पूरे फंक्शन एग्जीक्यूशन में A1 B2 और C जो है 50 लेकर काम शुरू करेगा। बात समझ में आई? मतलब ये कि यहां पर काम आएगी डिफॉल्ट वैल्यू। अब C जो है इस डेफिनेशन में दिख रहा है आपको ऑप्शनल पैरामीटर बन गया, मतलब आपको ये लिबर्टी मिल गई कि आप C की वैल्यू यदि नहीं पास करेंगे देन इट विल टेक इट्स डिफॉल्ट वैल्यू 50 फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर आउटपुट मिलेगा A का 1, B का 2 और C का 50 आंसर। It will print A1, B2 and C50 in output। पर ध्यान रहे, यदि आपने वैल्यू पास की है तो पास वैल्यू ही प्रेफर होगी, पास वैल्यू ही यूज होगी। यदि वैल्यू पास नहीं किए तो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क करेगा। अच्छा, इसमें भी एक और चीज ऐड कर लेते हैं। अभी यहां पर फिर से हमने कुछ
अलग किया, एक वैल्यू पास की। अब क्या, अब आएगी एरर। अब क्या आएगी, एरर। क्यों, किसकी वजह से एरर आएगी, आएगी बी की वजह से। बी की वजह से एरर आएगी बिकॉज इन दिस डेफिनेशन दीज टू आर कंपल्सरी पैरामीटर। नाउ दिस ए एंड बी विल बी कॉल्ड कंपल्सरी पैरामीटर, वेयर एज दिस सी विल कॉल इट एज ऑप्शनल पैरामीटर। जब डिफॉल्ट वैल्यू किसी का सेट हो जाता है पैरामीटर का, तो उसको ऑप्शनल पैरामीटर बोलते हैं, ऑप्शनल। और जिनका डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं होता उनको कंपल्सरी पैरामीटर बोलते हैं। मतलब उनकी वैल्यू तो कॉल करते समय देना ही देना है 100%। वो नहीं देंगे तो एरर आ जाएगी, फंक्शन को बुरा लग जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रहे कि ये एरर का केस हो गया। किसकी वजह से एरर हुई, एरर ड्यू टू नॉन अवेलेबल वैल्यू ऑफ बी। बी का आर्गुमेंट पास नहीं मिला, इस वजह से एरर आ गया। आई बात समझ में? इस वजह से एरर आ गया। अब ये नेक्स्ट पर जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा, हाँ, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ध्यान रहे कि यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेटिंग में एक रूल क्लियर कर लीजिए, जो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेफ्ट और राइट वाला। वो यहां पे एक रूल की तरह आप ध्यान रख लीजिए कि यदि फंक्शन का डेफिनेशन में डिफॉल्ट वैल्यू एक से ज्यादा पैरामीटर की बनाने जा रहे हैं आप, तो डिफॉल्ट वैल्यू में किसी पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू बनाते समय ये ध्यान रहे कि उसके राइट हैंड साइड के सारे पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू मिल चुका हो। बड़े सिंपल वर्ड्स में समझे तो ऐसा कि यहां पर यदि आप 3 पैरामीटर है ए बी सी, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू सबसे लास्ट की सेट कर दीजिए, ओके। आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू अकेले ए की सेट कर दें हम, बी की नहीं, और सी की सेट कर दें, तो वो नहीं चलेगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते समय या तो सबसे लास्ट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए, या लास्ट और सेकंड लास्ट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए, या फिर तीनों की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए। पर यदि आपने ऐसा किया, अकेले फर्स्ट पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी और सेकंड और थर्ड की नहीं, तो ये एरर का केस है। मतलब सारे डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर जो पैरामीटर्स हैं वो राइट साइड से अरेंज होना चाहिए। यदि कोई नॉन डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर है राइट साइड में किसी डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर के, तो उस केस में एरर का केस है। तो वही चीज यहां पे समझते हैं कि कौन सी एरर और कौन सा करेक्ट है। ये केस में देखिए, ये एग्जांपल मैंने एक टाइप करके रख दिया, ए इक्वल बी, ए कॉमा बी 40 कॉमा सी। इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है बेटा, ये बी जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर पैरामीटर है, और इसके राइट साइड में एक ऐसा पैरामीटर बिठा दिया जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी। आपको बी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हो ना, आपकी इतनी इच्छा है बी को ही डिफॉल्ट वैल्यू देना है, ए सी को नहीं, तो आप उसको उठा के साइड में रख दो, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब ये कोड करेक्ट हो जाएगा, नो इट विल वर्क, ये करेक्ट हो जाएगा, पर ये नहीं। बात समझ में आ गई, रूल क्लियर हो गया कि जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू देना है वो राइट साइड में होना चाहिए, राइट मोस्ट साइड में होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा है तो लास्ट और सेकंड लास्ट, तीन है तो फिर लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। अब जैसे इधर भी देखिए कि यहां पर दो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है, बी और सी की, ए की डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की। ये करेक्ट है, इट इज करेक्ट, बट रॉन्ग क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया बेटा, नो इट इज रॉन्ग। क्लियर? ये रूल समझ में आ गया सबको कि डिफॉल्ट वैल्यू देते समय राइट हैंड साइड से शुरू करना, जिन जिन की डिफॉल्ट वैल्यू देना है। आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, इवन सारे पैरामीटर्स की भी डिफॉल्ट वैल्यू दी जा सकती है, सबको ऑप्शनल बनाया जा सकता है। पर ऐसा न हो कि आपने पहले को बना दिया और दूसरे तीसरे को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया। क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए और मैं चेक कर लूं कोई इंटरप्ट तो नहीं हुआ। रूही का क्वेश्चन का आंसर है कि रूही, यदि हमने शो फंक्शन लिखा और डिफॉल्ट वैल्यू सारे की दे दी तो बिल्कुल काम करेगा बेटा। जब सबकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो इट विल वर्क। मतलब ये केस में ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हमने, ये वाला मैं ले रहा हूं डेफिनेशन, इसी को थोड़ा सा ऐड करना रहेगा कि यहाँ पे सपोज वी आर डिफाइन फंक्शन शो लाइक दिस। यहाँ पे ए का वैल्यू हमने दे दिया 30 और फंक्शन को कॉल किया वैसा, वी कॉल फंक्शन शो लाइक दिस, तो इसका आउटपुट आ जाएगा बेटा, आउटपुट आ जाएगा 30
40, 50, तो ये वर्क करेगा। हम सारे पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। क्लियर? और किसी का डाउट हो तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल सही है, वसंत ने लिखा है जो लाइन, बिल्कुल करेक्ट है कमेंट। ओके, हम आगे जा रहे हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो है नेम्ड आर्गुमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाइथन ही प्रोवाइड कर रहा है, इसके पहले की कुछ लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, बहुत यूजफुल है। नेम्ड आर्गुमेंट, नाउ यू कैन पास वैल्यू ऑफ पैरामीटर by providing its name during call statement। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि आप वेरिएबल आर्गुमेंट की वैल्यू पास करते समय जो पोजिशनल आर्गुमेंट में हमको ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता था, वो ऑर्डर ध्यान रखने की भी अब जरूरत नहीं है। सपोज आपने शो फंक्शन डिफाइन किया, शो एबीसी, आप चाहते हैं सी की वैल्यू पहले देना है, फिर ए की देना चाहते हैं वैल्यू, फिर बी की, आप ऑर्डर अपना बदल के देना चाहते हैं, तो बस आपको फिर यू मस्ट टू पास parameter name and then assignment operator। This is the way for use of named argument। In case of named argument, we pass parameter name during call statement of function। function की calling के समय हम पैरामीटर के नाम लिखकर और उनकी वैल्यू उसमें असाइन करके भी पास करवा सकते हैं। इसमें फिर हमको इनका ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है। जैसे हमने शो फंक्शन कॉल किया बेटा, शो फंक्शन डिफाइन किया वही है जो शो कर रहा है 3 वैल्यू एबीसी। क्लियर? अब ये एबीसी की वैल्यूज जो हैं, पहले हमने सी की वैल्यू दी 3, ए का फिर सेकंड वैल्यू असाइन किया ए इक्वल 1 लिखकर, और फिर बी का वैल्यू पास किया 2। क्लियर? तो सी को क्या मिलेगा? सी को 3 मिलेगा। इस बार फंक्शन कॉल होते समय सी में पहुंचेगा 3। यहाँ ऑर्डर सीक्वेंस नहीं देखा जाएगा, अब क्या देखा जाएगा? ये नेम्ड आर्गुमेंट मेथड है, इसमें आप डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं कि सी को देना है 3, ए को 1 और बी को 2। देन यू विल गेट आउटपुट 1 2 3, मतलब आउटपुट में ए का वैल्यू 1, बी का 2 एंड सी का 3 ही आउटपुट में आएगा। क्लियर? कोई डाउट? नेम्ड आर्गुमेंट में हम सिंपली क्या करते हैं? वेरिएबल के नेम पास करते हैं। अब इसके बाद यहीं पे आपके डाउट क्रिएट हो रहे होंगे कि इनका कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है। तो यस, कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशनल, नेम्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ध्यान से देख लो बेटा, मैंने पूरा बहुत शॉर्ट में इसको रिकैप कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑडियो की वजह से आप नहीं सुन पाएंगे, बीच में गैप हुआ होगा, तो अब बहुत प्रिसाइज में टाइप किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ताकि आपको मेन चीज समझ में आ जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड नेम्ड आर्गुमेंट, मतलब वो सिचुएशन, वो रूल ध्यान से समझ लीजिए कि आप एक फंक्शन कॉल में एक साथ पोजिशनल, डिफॉल्ट और नेम्ड आर्गुमेंट का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, पर यूज करते समय 2 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रहे। सबसे पहला रूल कि पोजिशनल आर्गुमेंट पहले मेंशन किए जाए, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट लिखे जाए। पहला रूल क्या है? फर्स्ट यू मेंशन ऑल द पोजिशनल आर्गुमेंट फर्स्ट, देन कीवर्ड आर्गुमेंट। आप फर्स्ट यू राइट पोजिशनल आर्गुमेंट और उसके बाद फिर मेंशन करो जितने आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास करने जा रहे हो। क्लियर? दूसरी चीज ये, दूसरा रूल ये कि कॉम्बिनेशन अप्लाई करते समय ये मेक श्योर कर लेना कि ऐसी गलती ना हो जाए कि किसी पैरामीटर को डबल वैल्यू पहुंच जाए, ट्वाइस वैल्यू पहुंच जाए। डबल कैसे? कि आपने पोजीशन के बेसिस पे भी उसको वैल्यू पास करवा दी और कॉमा लगा के उसका नेम लिखकर एक और वैल्यू पास करवा दी, वो ना हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चेक कर लूं, अभी कोई डाउट प्लीज कमेंट में लिखिए यहां तक, फिर मैं एग्जांपल पे जा रहा हूं। देखिए, एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, इस फंक्शन में 4 पैरामीटर रखे टोटल, ए बी सी डी। ध्यान देना, इसमें ए बी जो है ये कंपलसरी पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी हुई। सी डी जो है ऑप्शनल पैरामीटर है क्योंकि इनकी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई। हम शो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं विथ 4 पैरामीटर्स ए बी सी डी। ए और बी के लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट किया हुआ है, मतलब ये कंपलसरी देना ही है इनकी वैल्यू। सी डी का डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लिया है, तो मतलब इसकी वैल्यू नहीं पास करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क करेगा। क्लियर? ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन एबीसीडी, फंक्शन शो, और पैरामीटर के नाम है एबीसीडी।
अब कॉम्बिनेशन देखिए हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यहां पर एक सिंपल सा केस, a इक्वल 1 कॉमा b इक्वल 2, क्लियर। यहां पर फर्स्ट वी आर कॉलिंग फंक्शन बाय पासिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, और हमको पता है कि जो c और d है उनकी तो डिफॉल्ट वैल्यू है, वो तो काम कर जाएगी। तो a इक्वल 1 b इक्वल 2, करेक्ट। क्यों? क्योंकि a को वैल्यू 1 मिल गया, b को वैल्यू 2 मिल गया, c और d के पास तो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू है ही, इनसे काम चला लेगा ये। तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा? 1 to 10 20, ये वर्क करेगा और इसका आउटपुट मिलेगा 1 to 10 20, ए का 1, बी का 2, सी का 10, डी का 20 वैल्यू, ये आउटपुट में आ जाएगा। इवन बेटा यहां पर ऐसा भी चल सकता था, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ना ये, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में यदि मैं थोड़ा सा एक चेंज कर लूं यहां पर, कि इस जगह पर यदि कॉल करते समय ये चेंज करते तो भी अलाउड था। ये हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट मेथड पर जा रहे हैं ना, यहां पर हमने बी का वैल्यू 2 पहले दे दिया और ए का वैल्यू 1 बाद में दे दिया। ये वर्क करेगा या नहीं? बिल्कुल कर जाएगा ये। कैसे वर्क कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप दो पैरामीटर्स जो कंपलसरी पैरामीटर उनको वैल्यू तो पास कर ही रहे हैं बाय यूजिंग नेम्ड आर्गुमेंट मेथड, और बचे हुए दो क्या है, वो तो ऑप्शनल है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएंगी। तो ये भी करेक्ट, इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा 1 to 10 20, इसका आउटपुट भी सेम आएगा 1 to 10 20। बी को वैल्यू मिल जाएगा 2, नेम्ड आर्गुमेंट मेथड से उसका नाम के साथ में आर्गुमेंट की वैल्यू दे रहे हैं, ए को 1, और फिर सी और डी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 10 एंड 20, क्लियर। उसके बाद बेटा समझ में आ रहा है? कमेंट्स में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके, इसके बाद नेक्स्ट, नाउ थर्ड केस। यहां पर देखना बेटा, एक पैरामीटर ऐसा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, बट हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। हमने 4 पैरामीटर लिए हुए, देख लीजिए ऊपर, ए बी सी डी। ए बी कंपलसरी पैरामीटर है, सी डी आर ऑप्शनल, और हम ऑप्शनल एक डी की वैल्यू भी पास कर रहे हैं इधर कॉल से। तो यस, ये पास वैल्यू यूज होगा जब फंक्शन में जिस डिफॉल्ट वैल्यू होल्डर है कोई पैरामीटर और हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो पास वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, डिफॉल्ट वैल्यू तब कोई एक्शन में नहीं आएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो डी में पहुंच जाएगा 3, ए बी में 1 2 पहुंच रहा है, और सी में डिफॉल्ट वैल्यू वर्क करेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 2 10 3। क्यों? ए को वैल्यू पास्ड वैल्यू मिल गया नेम्ड आर्गुमेंट की वजह से, A1 B2, B को 2 मिल गया, C में डिफॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई 10, क्योंकि इसको वैल्यू नहीं पास करवाई थी, और D में भी पास वैल्यू यूज हो जाएगी। तो ये 20 कोई काम का नहीं, D में 3 पहुंच चुका है। तो ये आउटपुट में हमको आउटपुट जो जनरेट करेगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1 to 10 3। मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, 1 to 10 3, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ केस जो है एरर का, ध्यान से समझना बेटा, ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि D इक्वल 4 फिर 1,2, यहां प्रॉब्लम क्या हो गई हमसे? यहां प्रॉब्लम ये हो गई है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अ वी आर प्रोवाइडिंग पोजिशनल आर्गुमेंट फर्स्ट, देन वी आर पासिंग हियर नेम्ड आर्गुमेंट फर्स्ट, देन आफ्टर वी आर पासिंग पोजिशनल आर्गुमेंट, जो गलत हो रहा है। हमने रूल यही, सबसे पहला रूल यहां पर ध्यान देना कि पोजिशनल आर्गुमेंट पहले, देन कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यही गलती हो रही है यहां पर कि d इक्वल 4, आप नेम्ड आर्गुमेंट का यूज करते हुए d की वैल्यू पास कर रहे हैं, और फिर पोजिशनल आर्गुमेंट सेकंड का सेकंड में जाएगा, तो सेकंड का सेकंड में जाएगा, तो ये चलो b को मिल गया, यदि ये थर्ड की वैल्यू थर्ड में पहुंच गई, c को वैल्यू मिल जाएगी सपोज थर्ड पैरामीटर में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी ए को कोई वैल्यू अनअवेलेबल रहेगी, इस वजह से एरर केस बन रहा है। मतलब यहां पर प्रॉब्लम यही हो रही है बेटा कि पोजिशनल आर्गुमेंट बिफोर नेम्ड आर्गुमेंट आप यदि यूज करना चाह रहे थे, यहां पर इसका यदि सॉल्यूशन करना होता तो आप ऐसा करते, वो भी करेक्ट था। यदि इस एरर को चेंज करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, यदि हम ट्राई करते हैं इस तरीके से, इस फंक्शन को कॉल करते हैं शो
तो वही वो थर्ड वाला केस बन जाएगा ये। इफ यू राइट हियर लाइक दिस, अब ये करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया? बिकॉज ए और बी कंपलसरी पैरामीटर है, पोजिशनल आर्गुमेंट पहले रखे हमने, देन नेम्ड आर्गुमेंट। तो ए को 1, बी को 2, डी को 4 मिल गया, सी के अकेले की वैल्यू 10, डिफॉल्ट वैल्यू से काम चल जाएगा। तो ये एरर का केस नहीं रहेगा, ये करेक्ट केस रहेगा, और उस केस में हमको आउटपुट भी मिल जाएगा। ये केस रहेगा करेक्ट, और इसमें आउटपुट भी जनरेट होगा 1, 2, सी का वैल्यू 10, और फिर डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। आउटपुट में कॉमा नहीं आएंगे क्योंकि कॉमा हमने प्रिंटिंग में नहीं करवाया। तो इस तरीके से आउटपुट ये रहेगा। अब एक और केस कि एक से ज्यादा वैल्यू ना पहुंच जाए किसी को, उस केस में क्या होगा? आप ध्यान से देखना, इधर शो फंक्शन में 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं, हमने पोजिशनल आर्गुमेंट पहले रखा 1, ठीक है। तो ये 1 किसको मिलेगा? पोजिशनल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में जाना चाहिए, तो 1 तो ए को मिल गया, करेक्ट। फिर ए इक्वल 11, ये क्या कर दिया हमने? हमने नेम्ड आर्गुमेंट से क्या कर दिया, ए को सेकंड वैल्यू भी पास कर दी। ए में ऑलरेडी 1 असाइन था, ए में 11 भी असाइन हो रहा है। ये एक एरर का सिचुएशन ये पोर्शन क्रिएट कर रहा है। क्लियर? यहां पर 1 और 11, इस वजह से यहां पर एरर क्रिएट हो रहा है बेटा। उस केस में मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए पास हो रही है, एक तो पोजिशनल आर्गुमेंट की वजह से और दूसरा नेम्ड आर्गुमेंट की वजह से, दोनों का टारगेट ए ही है, तो इस वजह से ए को मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है, ये एरर का केस। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है वो है तीसरा केस, कि हमने यहां पर फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट 1 दिया, सी और डी जिनके पास ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, पर हमने उसको नेम्ड आर्गुमेंट की तरह पास किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया कि कंपलसरी पैरामीटर को वैल्यू नहीं पहुंच पाई। बी जो है एक कंपलसरी पैरामीटर है, इसके लिए कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं हो पाई, इस वजह से एरर होगा। देयरफॉर इट विल क्रिएट एरर, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बी इज मिसिंग। ये बात समझ में आ गया बेटा? तो ये केस था एरर का। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम इसी को आगे बढ़ते हुए, ये नेम्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट और डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? हम आगे जा रहे हैं इसमें। अब इसी में एक छोटी सी बात और कर लें, रिटर्निंग को लेकर, जो ऑलरेडी हमने 4 तरह से फंक्शन डिफाइन किए थे। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। बेटा 3 तरह की पॉसिबिलिटी है पाइथन में वैल्यू रिटर्न करने की। एक फंक्शन नो रिटर्न, मतलब इसको एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, वॉइड फंक्शन। एक और चीज यूज की, इसके लिए टर्म यूज की जाती है नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। नॉन फ्रूटफुल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, उसको नो रिटर्निंग फंक्शन, वॉइड फंक्शन और नॉन फ्रूटफुल फंक्शन बोला जाता है। दूसरा केस, इफ फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू, यदि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू, इसको बोला जाता है नॉन वॉइड फंक्शन। इसको बोला जाएगा, एक टर्म याद रखिएगा 1 मार्क क्वेश्चन में, नॉन वॉइड फंक्शन और फ्रूटफुल फंक्शन। इसके लिए टर्म यूज होती है फ्रूटफुल फंक्शन भी, एक टर्म ये भी याद रखिएगा, नॉन वॉइड फंक्शन, फ्रूटफुल फंक्शन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है, उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा केस, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। तीसरा केस जो है फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। क्लियर? तीसरा केस जो है मल्टीपल वैल्यूज का केस। अच्छा, अभी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मैं चेक कर लूं एक बार कमेंट। बी को वैल्यू नहीं मिलेगा, ओके करेक्ट। ओके,
अभी मुझे बोला जा रहा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बेटा एग्जीक्यूशन के लिए मैं देख लेता हूं, पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर कंपाइलर शुरू करने पर ये बंद भी हो सकता है। अभी ट्राई कर लेते हैं, रुकिए। यस, ये कंपाइलर सामने। अभी हमारा फंक्शन जो है डिफाइन फंक्शन, देखिएगा बेटा, इसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बार बार। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद फिर से कहीं स्ट्रीमिंग बंद हो जाए, चेक कर रहा हूं। अब इसको एग्जीक्यूट के लिए कोड में हमने ये फंक्शन जो है बेटा, ये फंक्शन हमने यहां पर कमांड लाइन पर ही टाइप सेव करवा दिया, ठीक है। हियर सेव दिस फंक्शन, फंक्शन नेम इज शो, क्लियर। फर्स्ट केस बेटा क्या था, फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया, अभी इसका आउटपुट देख लो क्या आ रहा है। हमने प्रेडिक्ट किया है कि 1 to 10 20 आना चाहिए, करेक्ट वर्क करना चाहिए। इसको रन करते हैं बेटा, इसको रन करके हम देखेंगे शो फंक्शन। यस, 1 to 10 20 हो गया। उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि B2A1 इसका वर्क करना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए 1 to 10 20। तो चेक करते हैं इसका आउटपुट 1 to 10 20 होगा कि नहीं। ये देखिए आउटपुट 1 to 10 20 हो गया। हमने प्रेडिक्ट किया था बेटा तीसरा केस कि इसका आउटपुट 1 to 10 3 होना चाहिए। इसको हम कोड को रन करते हैं, यहां पर इसका आउटपुट 1 to 10 3, क्लियर। आउटपुट आ रहा है 1 to 10 3। उसके बाद फोर्थ केस में आना चाहिए एरर, चेक करते हैं एरर आ रहा है कि नहीं। यही कोड को रन किया हमने, यहां पर B412, यस एरर आएगा। और एरर भी कौन सा, एरर मैसेज पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा केस हमने प्रेडिक्ट किया था ये वाला कि ये वर्क करना चाहिए और इसमें आउटपुट आना चाहिए 1 to 10 4, क्लियर। तो 1 to 10 4 जो है इसमें आउटपुट आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। यस, 1 to 10 4 ही आ रहा है आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट 111 B2, इसका आउटपुट, इसमें भी एरर आना चाहिए। हम चेक करते हैं एरर आ रहा है कि नहीं, जो हमने डिस्कस किया था। यस, एरर आ रहा है, क्लियर। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए, केस भी वही है, गॉट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए, यही एरर मैसेज में भी है। इसके बाद नेक्स्ट केस देख लीजिए बेटा, तीसरा केस कि यहां पर सपोज 1 C = 3 D = 4। अब तीसरा केस में यदि हमने इसको रन किया यहां पर तो भी एरर, क्योंकि यहां पर मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बी इज मिसिंग। यस, हमने वही प्रेडिक्ट किया था कि मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट बी, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। मैं एक्चुअल में इसलिए चांस नहीं ले रहा था कि फिर स्ट्रीमिंग कहीं बंद हो जाती है, 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ था इस वजह से। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस कि रिटर्निंग के केस 3 है पाइथन में। नो रिटर्न, फंक्शन इज रिटर्निंग 1 वैल्यू, एक केस है फंक्शन इज रिटर्निंग 1 वैल्यू एंड फंक्शन इज रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है बेटा। जो फंक्शंस रिटर्न करते हैं उनको बोला जाता है फ्रूटफुल फंक्शन। व्हाट इज फ्रूटफुल फंक्शन, 1 मार्क क्वेश्चन। यस, फ्रूटफुल फंक्शंस जो है वो जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, बट नो रिटर्न फंक्शंस आर दोस व्हिच आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो ऐसा हम कई बार बना चुके हैं। आप ये ऊपर वाला फंक्शन ही देखिए बेटा, उस दिन का किसी का क्वेश्चन का आंसर अब मिल पाएगा उसको कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये नॉन फ्रूटफुल फंक्शन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है बेटा। दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग टू इट्स कॉलिंग लोकेशन, देन इट इज अ नो रिटर्न और वाइड फंक्शन। ये जो है बेटा एक फर्स्ट केस है, ये है नो रिटर्न वाला फंक्शन, क्लियर। ये फंक्शन कौन सा हो गया, एक तरह का नो रिटर्निंग का फंक्शन हो गया। पर अब सेकंड केस देखिए कि फंक्शन विच रिटर्निंग समथिंग, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू 1 वैल्यू। सिंपल सा केस कि यही फंक्शन से यदि हम ऐड करवा रहे हैं, एक फंक्शन बनाया हमने जो इन दोनों का रिजल्ट ऐड कर रहा है, फंक्शन का नाम दे दिया सम। इफ इट इज रिटर्निंग, हमने यहां पर रिटर्निंग के लिए जरूरी क्या है, इफ फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू और रिटर्न स्टेट मस्ट बी प्रेजेंट इन इट्स डेफिनेशन। यदि कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है
तो उसके लिए उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ऐसे फंक्शन जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, उनकी कॉलिंग के लिए बेटा ध्यान रहे, ऐसे फंक्शन की कॉलिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, आंसर इक्वल सम ABC, क्लियर। ये फंक्शन जो है, या ABC की वैल्यू हम दे देते हैं यहां पर डायरेक्ट 1, 2, 3, तो हमको आंसर 6 आ जाएगा। हम इस आंसर को शो कर दें, एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका वो ये कि हम डायरेक्टली किसी एक्सप्रेशन में फंक्शन को कॉल कर लें। यहां पे हमने कॉल किया सम फंक्शन बाय पासिंग 4, 5, 6, ये भी चलेगा। दीज आर टू मेथड। मतलब ऐसा फंक्शन जो कुछ नहीं रिटर्न करता है, उस फंक्शन को बोला जाता है, उस फंक्शन को बोला जाता है वॉइड फंक्शन। तो ये तो एक वॉइड फंक्शन जो रिटर्न नहीं कर रहा है। इसकी कॉलिंग कैसे होगी? इसकी कॉलिंग सिंपली फंक्शन के नेम से कॉल होगा, फंक्शन शो। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ऐसा फंक्शन जो कुछ नहीं रिटर्न करता वो भी कुछ तो रिटर्न करता है। इसका एग्जांपल आपको सामने इसी में देख लो। ये शो एक फंक्शन जो है, इसको नाम दे रहे हैं हम शो वन। इस फंक्शन का नाम रख रहे हैं हम शो वन, क्लियर। शो वन फंक्शन को कॉल किया हमने और यहां पर लिख दिया प्रिंट शो। देखिए बेटा, ऐसा फंक्शन जो कुछ नहीं रिटर्न करता वो भी कुछ रिटर्न करता। वो रिटर्न क्या करता है, आपको आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी यहां पर, कि ऐसा फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता वो भी कुछ रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है नन। अब यहां पर एक केस सामने देखिएगा, मैंने इसको इस पे सेव किया हुआ है। शो वन जो है, ये प्रिंट, इट इज जस्ट प्रिंटिंग वैल्यू बट नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो है नहीं, तो भी हमने इसकी रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल, किसी प्रिंट स्टेटमेंट में कैच करके प्रिंट करवा रहे हैं। क्या आएगा इसका रिजल्ट? एबीसी तो जो वैल्यू देना है वो तो हो ही जाएगी। आप वैल्यू ना भी दें तो ठीक है, हम कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं यहां पर, जस्ट ब्लैंक, पुटिंग ब्लैंक, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। पर नो रिटर्न के बावजूद भी कुछ रिटर्न होगा क्या, ये चेक करना है हमको। ये प्रिंट तो एक ब्लैंक लाइन के लिए, देखिए यस बेटा, क्या आउटपुट आया चेक कीजिए। नन। बात समझ में आ रहा है? नन क्या चीज है? नन मीन्स इफ एनी फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग, इट मीन्स इट विल रिटर्न नन। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा है कि यदि फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब नन तो रिटर्न होगा ही होगा। मतलब आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन यदि सपोज एग्जाम में आया और आपको ऐसा फंक्शन का रिटर्न शो करवा दिया जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, देन इट विल शो नन। याद रखना, उसमें नन लिखना, आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ना। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है, चेक कर लूं कोई डाउट, कोई कमेंट या कोई स्ट्रीमिंग में पॉज। यस, इट इज वर्किंग फाइन। कोई कमेंट, कोई डाउट हो तो, आंसर हो तो लिख दीजिए बेटा इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट, रिटर्निंग वैल्यू के बाद एक और स्पेशल केस है बेटा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्लियर हो गया कि यहां पर 4, 5, 6 का समेशन आ जाएगा डायरेक्टली, और यहां पर प्रिंट सम, प्रिंट आंसर, यहां पर हम आंसर लिखेंगे तो आंसर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इस लाइन का आउटपुट जो है, इसका आउटपुट जो आ जाएगा 6, और यहां पर इस लाइन पर आउटपुट क्या आ जाएगा, इस पर आउटपुट आ जाएगा 4, 5, 9, 6, 15। इस तरीके से ये केस हो गया सेकंड वाला। अब एक स्पेशल केस पाइथन का, फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज का केस बड़ा, ये पाइथन ही अलाउ करता है, एक बढ़िया फैसिलिटी की एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकता है। एक हमने डिफाइन किया फंक्शन, फंक्शन का नाम रख रहे हैं कैल्क। डिफाइन
फंक्शन कैलकुलेटर का एक छोटा सा प्रोग्राम है, दो वैल्यू पास करें, हम चाहते हैं कि इनका सारा कैलकुलेशन का रिजल्ट हमारे पास आ जाए, तो हमने वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन डिफाइन कैल। क्लियर? अभी ए और बी क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ए प्लस बी, कॉमा ए माइनस बी, कॉमा ए इंटू बी, कॉमा ए डिवाइडेड बाय बी। A function can return a function can return multiple results also, but we must have to store all its returns value in proper variable, or we have to catch all these value in any expression. अभी यहां पर मेन फंक्शन में देखिए हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया 2 नंबर का, इंट इनपुट एंटर ए, सेकंड y इक्वल इंट इनपुट एंटर बी, सेकंड इनपुट किया हमने b का, now we want to कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का हमको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हमने यहां पर फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और ऐड के लिए ऐड एक वेरिएबल लिया, सब्सट्रैक्शन के लिए एक वेरिएबल लिया सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक वेरिएबल लिया एमयूएल, डिवीजन के रिजल्ट के लिए लिया वेरिएबल डिवीजन, और यहां पे फंक्शन कॉल कर लिया कैल्क। कैल फंक्शन जो वैल्यू हमने पास किए उसका उस पर काम करेगा, x की वैल्यू a में, y का वैल्यू इट विल पास इनटू b, ठीक है, x और y की वैल्यू a और b में चला जाएगा, और फिर इनके चारों रिजल्ट ये रिटर्न करेगा फंक्शन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे रिजल्ट को इसमें रिटर्न करेगा, और सारी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट ऐड कॉमा ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट वी आर प्रिंटिंग हियर SUB, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू के लिए भी जो भी रिजल्ट है वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी प्रिंट हो जाएगा। इसको भी रन करके देखना है, चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं बेटा। ये फंक्शन है, ये कोड है, ठीक है, क्लियर? हमने सारी वैल्यूज, फंक्शन डिफाइन डेफिनेशन समझ में आ गई, एक बार में कई सारे रिटर्न्स भी ले सकते हैं, क्लियर? और उसके बाद इसको रन किया, यस, कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू, मैंने ए का वैल्यू दिया 10 और बी का वैल्यू दिया 5। यस, एक एरर आ गया बेटा इसमें, एड मल्ट इज नॉट डिफाइंड, मैंने एक्चुअल में वेरिएबल नेम में मिस्टेक किया, वहां पर वेरिएबल नेम जो है, जस्ट वेरिएबल नेम MULT की जगह पर MUL लिया है, तो यहां पर MUL वेरिएबल नेम करेक्ट किया, देन करेक्ट किया, ए का वैल्यू 10 एंड बी का वैल्यू 5, क्लियर? इस तरीके से रिजल्ट आ गया, एड 15, सब्सट्रैक्ट का रिजल्ट 5, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2.0। अब मेरा एक क्वेश्चन बेटा ये है कि क्या होगा यदि हम यहां पर इन सारी वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, इन मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल रिटर्न्स को मल्टीपल वेरिएबल में न स्टोर करते समय एक ही वेरिएबल में स्टोर करें आंसर में, इज इट पॉसिबल? यदि हमने सारी वैल्यूज को नहीं किया और पास किया सिर्फ एक में, इट विल वर्क और नॉट? ये मेरा आपसे क्वेश्चन। यस, सामने मेरे ये
यस इट विल वर्क। हमने यहां पर वैल्यू दिया 10 और बी का वैल्यू दिया 5। एक स्पेशल केस याद रखना बेटा, वो ये कि जब फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल यदि आपने स्टोर किया तो इट विल रिटर्न एज टपल। इफ फंक्शन इज थ्रोइंग सेट ऑफ वैल्यूज, then these set of values will always return in form of tuple. If you are catching in different variable, then different element will be stored in different variables, but if you are catching in single variable, then it will create in form of tuple. यहां पर यही हुआ कि यहां पर ये इसको एक टपल के फॉर्म में स्टोर किया। क्लियर, ध्यान रहे इसको। तो अभी हमने फंक्शन कॉलिंग, रिटर्न, आर्गुमेंट टाइप्स ये देख लिए। कल हम शुरू करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल पर क्या इनका रिएक्शन होगा यदि हम फंक्शन में इन्हें पास करें। तो अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा। अब आपके लिए होमवर्क ये कि आपने जितने क्लास 11th में जितने भी प्रोग्राम्स बनाए इनको फंक्शंस पे ट्राई कीजिए। ये आपका एक असाइनमेंट है। थैंक यू बेटा।